हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी फिजिक्स के लिए सीरीज़, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे यांत्रिकी। और यांत्रिकी में आज का हमारा टॉपिक है निर्देश तंत्र। तो एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। माना कि एक नदी है, ठीक है, और इस तरफ एक व्यक्ति खड़ा है ए, और इस तरफ एक व्यक्ति खड़ा है बी, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है पी। अब यदि ए से पूछे कि पी कहाँ खड़ा है, तो ए बताएगा कि पी नदी के उस पार है। और बी से पूछे तो बी बताएगा कि पी नदी के इस पार है। जबकि पी अपनी एक स्थिति पे खड़ा है, तो ए के अकॉर्डिंग और बी के अकॉर्डिंग पी अलग अलग जगह पर है। तो यहाँ पे ए और बी क्या है? ए और बी दोनों निर्देश तंत्र है। ठीक है। निर्देश तंत्र की परिभाषा होती है कि वह निकाय या पिंड जिसके सापेक्ष कण की स्थिति को व्यक्त किया जाता है। यानी हम ए के सापेक्ष कण की स्थिति व्यक्त कर रहे हैं, बी के सापेक्ष कण की स्थिति बी व्यक्त कर रहे हैं, तो ये हमारा हो गया निर्देश तंत्र। तो फिजिक्स में देखें तो निर्देश तंत्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे कार्तीय निर्देश तंत्र, ध्रुवीय निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल निर्देश तंत्र। लेकिन अभी के लिए हम पढ़ेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र। ठीक है। कार्तीय निर्देश तंत्र में क्या होता है कि एक सिस्टम होता है जिसमें 3 डायरेक्शन होती है, एक अक्ष, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब माना कि इसमें कोई बिंदु पी है, ठीक है, तो पी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है। और ये इसका हो जाएगा स्थिति वेक्टर। अब यहाँ पे कण 2 प्रकार से हो सकता है। पहला है कि वह स्थिर हो, ठीक है, स्थिर कण। और दूसरा है कि वह गतिशील हो। तो कार्तीय निर्देश तंत्र से हम जानेंगे कि स्थिर कण की स्थिति क्या होगी और गतिशील कण की स्थिति, उसका वेग और उसका त्वरण किस प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो अगर पहले केस की बात करें यानी स्थिर कण की, तो पी स्थिर कण है एक, उसका हमने 0,0 से स्थिति सदिश हम आर खींचेंगे, तो वह आर हमारे पास होगा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। आई कैप इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, जे कैप वाई के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है, और के कैप जेड के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है। तो ये होगी इसकी स्थिति। आर हमारा कहलाता है स्थिति सदिश। इस सदिश से हम उस पी की स्थिति ज्ञात करते हैं। अब यदि इस ओ बिंदु से उस पी बिंदु की दूरी ज्ञात करें, तो दूरी हमारे पास हो जाएगा आर। आर हो जाएगी हमारी स्थिति सदिश का परिमाण। ठीक है, स्थिति सदिश का परिमाण हो जाएगा। तो हमारे पास स्थिति सदिश क्या था? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। ठीक है। तो हमारे पास आर हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसकी हो जाएगी दूरी, यानी स्थिति सदिश का परिमाण। अब यदि स्थिति सदिश के अलोंग उसका यूनिट वेक्टर निकालें, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। तो ये इसका हो गया आर कैप। और आर कैप किस डायरेक्शन में होगा? आर की डायरेक्शन में होगा, यानी इस तरफ इसका हो जाएगा आर कैप।
तो बेसिकली आर वेक्टर इसकी स्थिति को बताता है कि पी अभी कहाँ पर है, और यह तभी होगा जब यह स्थिर होगा। नेक्स्ट केस है बी, जब कण गतिशील हो। तो स्थिर कण में हमने उसका स्थिति सदिश ज्ञात कर लिया था जो कि आर वेक्टर है। तो माना कि ये निर्देश तंत्र, कार्तीय निर्देश तंत्र में एक कण पी पहले t1 टाइम पे x1, y1, z1 पर था, ठीक है। तब इसका स्थिति सदिश क्या होगा, मान लिया हमने r1 है। अब t समय बाद माना कि वह t2 पर p2 स्थिति पर है, जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2, ठीक है। और O से इसका स्थिति सदिश खींचे तो क्या हो जाएगा, r2 वेक्टर, ठीक है। और ये इन दोनों के बीच की दूरी हो गई, जो कि क्या हो जाएगी, r2 माइनस r1। अब चूंकि कण गतिशील है तो हमें उसका क्या ज्ञात करना होगा, उसका वेग। तो अगर वेग की बात करें तो वेग क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय, ठीक है। तो विस्थापन यहाँ पे क्या है, विस्थापन यहाँ पे है r2 माइनस r1 वेक्टर अपॉन समय कितना लगा, t2 माइनस t1, ठीक है। मोड ले लेते हैं क्योंकि समय नेगेटिव नहीं होगा, और यानी डेल्टा r अपॉन डेल्टा t। तो ये इसका वेग यानी वेलोसिटी होगी। ये तो हो गया कि जब डेल्टा टी अंतराल बड़ा हो। अब अगर हम बात करें कि डेल्टा टी बहुत ही सूक्ष्म अंतराल हो, यानी डेल्टा टी लगभग 0 के बराबर हो, तो हमारा वी क्या हो जाएगा, लिमिट लग जाएगी, ठीक है। हमने लिमिट क्या लगा दी कि डेल्टा टी बहुत छोटा है, तो लिमिट लगाने के बाद डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अब लिमिट से क्या हो जाएगा, लिमिट से हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और डी का मतलब यहाँ पे कि ये टी बहुत ही छोटा है, तो हमारे पास v आ गया। अब v की तुलना करें तो v r हमारे पास क्या था, r था हमारे पास x i के प्लस y j के प्लस z k के, ठीक है। तो v अगर ज्ञात करना है हमें तो v हमारे पास क्या आया, डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। तो हो जाएगा x का भी हम अवकलन कर देंगे, y का भी एक कर देंगे और z का भी अलग अलग कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे कैप प्लस डी जेड अपॉन डी टी के कैप। तो यह हो गया हमारा वेग सदिश, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये हो गया हमारा वेग सदिश। तो यदि क्वेश्चन में हमें r दे रखा है और हमसे v पूछा है तो हम उसका अवकलन कर देंगे t के सापेक्ष, और r का अवकलन करेंगे तो सभी निर्देशांकों का अलग अलग हम अवकलन करके उनको जोड़ देंगे। क्योंकि x क्या था यहाँ पे, x भी उसका एक स्थिति है, ठीक है। तो ये dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी हो जाएगी x डायरेक्शन में, ठीक है। और dy अपॉन dt हो जाएगा इसका वेग y डायरेक्शन में, dz अपॉन dt हो जाएगा इसका वेग z डायरेक्शन में, ठीक है। अगर dz अपॉन dt हमारे पास शून्य आता है तो उसका मतलब क्या होगा कि z डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 है। तो फाइनली v हमारे पास आ गया vx वेक्टर
आई कैप प्लस वी वाई वेक्टर जे कैप प्लस वी जेड वेक्टर के कैप। ये हो गया हमारा वेग। अब अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण का हम जानते हैं कि त्वरण ए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन अपॉन कुल समय। अब वेग में परिवर्तन क्या होगा, v2 माइनस वी1। माना कि पहले वेग v1 था, फिर बढ़कर v2 हो गया t2 समय पर, और कुल समय हो गया हमारे पास t2 माइनस t1। उन दोनों के बीच में इतना टाइम लग गया, तो क्या हो गया डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। ठीक है, ये होगी। अब अगर हम देखें कि डेल्टा t क्या होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा, डेल्टा t सूक्ष्म होगा, तो a बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0। ठीक है, डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यहाँ से a आ जाएगा हमारे पास dv अपॉन dt। यानी अगर हम वेग का t के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारे पास त्वरण आ जाता है। ठीक है, यह है त्वरण सदिश। ए हमारे पास था dv अपॉन dt, और v हमारे पास आया था v बराबर dr अपॉन dt। अब अगर हम a का r में रिलेशन निकालें तो a बराबर हो जाएगा d अपॉन dt। v की वैल्यू हम रख देंगे, क्या हो जाएगा dr अपॉन dt। ठीक है, तो ये हो गया d2r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर। यानी अगर स्थिति दे रखी है हमें, तो अगर हम उसका 2 बार अवकलन कर दें तो हमारे पास त्वरण आ जाएगा, और 1 बार अवकलन कर देंगे तो हमारे पास वेग आ जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा हमारा d2x अपॉन dt स्क्वायर आई कैप प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर जे कैप प्लस d2z अपॉन dt स्क्वायर के कैप। ठीक है, अब यदि इनके प्रकार देखें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और दूसरा है अजड़त्वीय। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है कि यदि किसी कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो वह निर्देश फ्रेम जिसके सापेक्ष इस प्रकार के कण की गति त्वरण रहित दिखाई देती है उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। यानी आसान भाषा में कहें तो वह निर्देश तंत्र जो कि स्थिर हो या फिर कांस्टेंट वेग से चल रहा हो, यानी नियत वेग से चल रहा हो। तो इसमें क्या होगा, f इज इक्वल्स टू होगा 0। ठीक है, f अगर 0 होगा तो f इज इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, तो a भी क्या हो जाएगा 0। a 0 होगा तो v हमारा हो जाएगा नियत।
यानी वह निर्देश तंत्र जो कि नियत वेग से चल रहा हो या फिर स्थिर हो, ठीक है, उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जड़त्वीय निर्देश फ्रेम में न्यूटन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम सदैव वैध होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब अजड़त्वीय निर्देश तंत्र देखें तो वह निर्देश तंत्र जिसके सापेक्ष कण की गति बाह्य बल की अनुपस्थिति में भी त्वरित दिखाई देती है, यानी उस कण पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा फिर भी वह हमें त्वरित दिखाई देगी। तो इस केस में क्या होगा कि कोई बिंदु P है, ये तो होगा स्थिर, ठीक है, लेकिन जो हमारा निर्देश तंत्र है, जैसे कि हमने मान ली ये निर्देश तंत्र है, ठीक है, ये किसी त्वरण से चल रहा है और इसमें हम यहाँ से उस P को देख रहे हैं, तो ये P भी हमें किसी त्वरण से जाता हुआ दिखाई देगा, इसलिए यह निर्देश तंत्र क्या हो गया हमारा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यानी इसमें जड़त्वीय का पालन नहीं होता, इसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ वैध नहीं होते हैं। जैसे कि यदि हम ट्रेन में बैठे हैं या फिर हम किसी गाड़ी में बैठे हैं तो इस गाड़ी में बैठकर अगर हम P को देखें तो वह हमें पीछे जाता दिखाई देगा जबकि यह गाड़ी आगे जा रही है, तो यह निर्देश तंत्र हमारा क्या हो गया अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, यह किसी त्वरण से आगे जा रहा है। इन दोनों में अंतर करने के लिए मान लीजिए एक व्यक्ति कार में बैठा है, ठीक है, जब कार स्थिर होती है तब वह कोई बल अनुभव नहीं करता, ठीक है, लेकिन जो ही वह कार किसी एक्सेलरेशन A से आगे बढ़ने लगती है तो उस पर एक पीछे बल लगता है, यानी वह पीछे की तरफ गिर जाता है। और दूसरा केस है यदि एक समान चाल से V कांस्टेंट है, चल रही गाड़ी अगर अचानक ब्रेक लगाएं तो ब्रेक लगाने से उसके पीछे एक्सेलरेशन होगा और हम आगे उसमें गिरने लगेंगे, तो यह जो बल है वो हमारे निर्देश तंत्र की वजह से हमें अनुभव होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने निर्देश तंत्र पूरा पढ़ लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि निर्देशांक रूपांतरण किस प्रकार होगा, यानी किसी एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में उसके निर्देशांकों का रूपांतरण। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही।